मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी की गुलाबी मीनाकारी के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं कुंज बिहारी सिंह जी। महोदय हर हर महादेव। हर महादेव। महोदय सबसे पहले तो मैं आपको जिस तरीके से आप काशी में रह करके काशी की गुलाबी मीनाकारी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और महोदय इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि काशी की गुलाबी मीनाकारी की शुरुआत कब और कैसे हुई, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। गुलाबी मीनाकारी वास्तव में इस्फहान, ये ईरान का पर्सिया जो अभी ईरान के नाम से जाना जाता है जी, वहां से आई है जी। ये मुगल पीरियड में 16-17 सेंचुरी में आई है जी। लेकिन जब ये आई तो अखंड भारत का जो समय था वो लाहौर से होते हुए फिर जयपुर में पहुंची। जयपुर में सवाई राजा मानसिंह के समय में मुगल जो वहां पे दरबार थे, राजे रानियां थे, उनके आभूषण के लिए या फिर मुकुट के लिए और उनके दरबार में साज सज्जा के लिए जी, वो कारीगर वहां से बुलाए गए थे इस्फहान से, पर्सिया से। और मीनाकारी जो वर्ड है ये पर्शियन वर्ड मीनू से ही बना है। इसका अर्थ होता है नीला आकाश या फिर स्वर्ग भी बोला जा सकता है इसको। जी, इसको स्वर्ग से तुलना करते हैं क्योंकि इसके रंग जो हैं वो नीले आकाश से पहले शुरुआत में जैसे ये मैच करते थे उनके, तो उन्हीं के अनुकूल होते थे। जी, और जब ये वहां से आई तो वहाँ की शैली इस्लामिक शैली जो जैसे ज्योमेट्रिकल या फिर सर्कल, मतलब उनके हिसाब से चलती थी, जहाँ पे जानदार उनकी डिजाइनों में जानदार पशु पक्षी या फिर पेड़ पौधे नहीं होते थे, फूल की भी आकृति नहीं होती थी जी। लेकिन यहाँ के कारीगरों ने इसको अपनी शैली दी, अपना इनोवेशन उन्होंने किया। और जब ये काशी में आई, भारत के अनेक शहरों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जयपुर में इसका अलग शैली है, वहां पे लाल और हरा का होता है, कलर ज्यादा प्रयोग होता है जी। और उदयपुर में होता है, बीकानेर में होता है। लेकिन जब ये बनारस आई तो बनारस के लोगों ने इसे गुलाबी रंग दिया, इसी से इसका नाम गुलाबी मीनाकारी पड़ा। और ये कलर जो होता है वो गोल्ड के, स्वर्ण के भस्म से बनता है, गोल्ड के ऑक्साइड से बनता है। इवन मतलब सभी कलर जो होते हैं मीनाकारी के वो धातु के ऑक्साइड से बनते हैं जी। महोदय अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि गुलाबी मीनाकारी की विशेषता क्या है और यह काशी की अन्य कलाओं से किस प्रकार अलग है। गुलाबी मीनाकारी धातु अयस्कों से बनी होती है और इसके कलर धातु अयस्कों से बने होते हैं और ये सिर्फ सोने और चांदी पे होती है। और ये 800-850 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक भट्टी होती है, इसके तापमान पे हीट होती है 800-850, और ये अस्थायी रूप से, मतलब इसके कलर अस्थायी होते हैं और ये परमानेंट ये कलर हमेशा रहते हैं। महोदय ये जो पीछे मैं देख रहा हूँ अभी अयोध्या की राम जन्मभूमि का जो ये आपने रेप्लिका है, इसके विषय में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताने की कृपा करें। ये भगवान राम का मंदिर है। कोई भी ओकेजन होता है तो मैं मतलब अपने भारतीय परंपरा से जोड़ के प्रयास करता हूँ। जैसे हम लोगों ने दीपावली पे दिए लक्ष्मी गणेश जी बनाए, रक्षाबंधन पे राखियां बनाई, हम लोगों की बनाई हुई राखियां विदेशों तक जाती हैं जी। और अलग इंडियन मतलब अलग अलग भारतीय जो त्योहार होते हैं, इंटरनेशनल योगा डे पे हम लोगों ने योगा बनाया, हैंडलूम डे पे आप देख रहे हैं ये हैंडलूम डे बना है। वैसे भगवान राम का जब मंदिर बन रहा था जिसका उद्घाटन था जी जी, तो उस समय ये बनाया था। यही चीज मुझे लगता है कि काशी को अलग बनाता है, जो आप लोग काशी के लिए सेवा दे रहे हैं। अभी तक का सर्वश्रेष्ठ जो गुलाबी मीनाकारी में है यही मुझे लगा अभी तक बनाने। महोदय मीनाकारी की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। सबसे पहले चांदी की सीट, और अगर हम चांदी का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, सोने का प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस धातु की हमको सीट और वायर लेना होता है। तो उससे फिर हम लोग पहले एक डिजाइन बनाते हैं। जैसे इसके 7 स्टेप्स होते हैं। पहला ड्राइंग या डिजाइन होता है जी, दूसरा गणक होता है जिसमें हम लोग चांदी या सोने का वो ज्वेलरी या फिर प्रोडक्ट होता है उसको बनाते हैं, उसको आकार देते हैं। फिर तीसरा होता है इनग्रेविंग, उसके सरफेस को हम लोग रफ करते हैं ताकि मीना कलर ऑब्जर्व कर सके, उसको पकड़ सके। चौथा होता है मीनाकारी, जो इसमें हम लोग अलग अलग रंगों को लेकर ब्रश से अप्लाई करते हैं, ब्रश से भरते हैं उस रंगों को, और फिर हम लोग 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे
भट्टी में हीट करते हैं हम लोग। एक फर्नेस, वो मैनुअल फर्नेस ही होता है, हम लोग बनाते हैं, उसी में हीट करते हैं। पांचवा इसका एक, जैसे मीना कलर होते हैं तो उसमें एक वाइट जो होता है ओपेक कलर होता है, और एक मीना कलर जैसे ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होता है। तो दो तरह के मीना होते हैं, मतलब जिसके रंग होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट होते हैं और एक ओपेक कलर होते हैं। तो हम लोग जो पांचवा इसका स्टेप होता है वो पेंटिंग होता है, जो हम लोग नॉन ट्रांसपेरेंट व्हाइट होता है उसके ऊपर गुलाबी रंग, जिसके नाम से जीआई भी है, और ये हमारे राज्य सरकार के ओडीओपी स्कीम में भी शामिल है। तो हम लोग पांचवें स्टेप में इसको गुलाबी पेंटिंग करते हैं। छठवां स्टेप होता है इसका जड़ाई का, जो इसमें लाग भरने का काम होता है या फिर इसके स्टोन इसमें सेटिंग की बात होती है, तो छठवां इसका स्टेप होता है। और सातवां इसका स्टेप होता है पुहाई या गुंजाई, जिसमें हम लोग जैसे कोई हार बनाते हैं तो उसका पूरा जो है उसमें मोतियों से उसको सुसज्जित करते हैं। ऐसे ये पूरा एक स्टेप, मतलब 7 स्टेप्स बन के एक गुलाबी मीनाकारी का होता है, पूरा कंप्लीट होता है। जैसा कि अभी लोग बार बार गुलाबी मीनाकारी कह रहे हैं, तो गुलाबी रंग का विशेष महत्व क्या है इस कला में? गुलाबी का इनोवेशन यही के लोगों ने किया। जैसे राजस्थान में, जयपुर में ज्यादातर होता है, तो वो उसमें लाल और हरा मीना कलर होता है, वहाँ पेंटिंग नहीं होता है। अच्छा। और यहाँ पे एक पांचवा स्टेप जो पेंटिंग वाला होता है वो यहाँ बनारस के लोगों का है, वो करते थे। पहले सिर्फ जो रंग भरे जाते थे सिर्फ ब्रश से मीना कलर के रूप में भरे जाते थे, पेंटिंग नहीं होता था। जो ओपेक कलर व्हाइट है उसके ऊपर वो लगाए जाते हैं जो पेंटिंग, वो सिर्फ यहीं के लोगों का देना। यही गुलाबी इनको अलग करती है। ये हम लोगों का ये चैती गुलाब से भी, जो चैत का महीना में जो गुलाब का जो कलर होता है ये उससे भी लिया गया है। इसमें कौन कौन से डिजाइन और प्रतीक सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, इस पर जरा प्रकाश डालने की कृपा करें महोदय। पहले सिर्फ ज्वेलरी बनती थी, राजा महाराजा के, जैसा मैंने बताया कि राजा महाराजा के समय में उन्हीं के लोगों ने मतलब ये सिर्फ अपने लिए रखा था। लेकिन धीमे धीमे आते समय में फिर ये प्रचलित होता चला गया, क्योंकि ये बहुमूल्य धातुओं पर होता है, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। पहले सिर्फ सोने पे ज़्यादातर होता था, फिर बाद में हम लोगों ने इसको चांदी पे लाया। और में चांदी की मतलब चांदी पे ये काम होता है वो पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी मिलावट होगी तो उसमें मीना कलर नहीं हो पाएगा। एक सामान्य मीनाकारी के पीस को तैयार करने में कितनी मेहनत और समय लगता है? अलग अलग पीस के अलग अलग लगते हैं टाइम। जैसे कोई छोटा सा पीस है तो हम एक दिन में भी तैयार कर सकते हैं। आप ये हैंडलूम देख रहे हैं, ये 2 साल की मेहनत के बाद तैयार है। और ये भगवान राम का मंदिर है, ये 108 दिन जो हम लोगों के सनातन धर्म में शुभ भी होता 108। है। और इसमें सबसे खास बात है कि ये 108 अलग अलग इसके पार्ट्स हैं, मतलब अच्छा। में हैं और इसको जोड़ा गया है। और ये 108 पार्ट्स जब तक कंप्लीट नहीं हुए थे, मतलब हम लोगों ने जब बनाया इसको हम लोगों ने, तो इसमें जब भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की वो 108वां पार्ट था। फिर हम लोगों ने इसको, मतलब भगवान राम की प्रतिमा को लेकर के पूरा 108 पूरा 108 हो गया। और प्रतिमा मैंने देखी थी, उसके बाद ही ये कंप्लीट हो पाया, नहीं तो ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। कुछ ना कुछ इसमें कमी आ जा रही थी, छोटा बड़ा कुछ। भगवान राम चाहते थे कि मैं भी उसमें आ जाऊं। ये स्टोरी है इसकी, और वास्तव में ये बिल्कुल मतलब मन को लगता है कि निश्चित रूप से जिस तरीके से राम की आशीर्वाद है तभी ये तैयार जी हुआ है। जी जी। महोदय, इसमें हाथ की बारीकी और कौशल कितना महत्वपूर्ण है? ये पूरी तरह हैंडीक्राफ्ट है, कंप्लीट 100% इसको बोल सकते हैं हैंडीक्राफ्ट। इसमें जैसे मैंने बताया 7 स्टेप्स अलग अलग है, तो इसमें 4 मुख्य स्टेप्स होते हैं। गढ़त है, मीना और पेंटिंग एक कर देते हैं, और गढ़त एक होता है। फिर जड़ाई और पोहाई, इसमें 4 स्टेप्स के चारों अलग अलग वो होते हैं, कारीगर होते हैं। कोई जैसे गढ़त कोई चांदी की या सोने का बनाता है, गढ़त बनाता है, कोई इंग्रेविंग करता है, कोई मीना करता है, कोई जड़ाई करता है, ऐसे करके जो है ये कंप्लीट होता है काम। तो ये कंप्लीट हाथ का ही काम है। और इस कला को जीवित रखने में काशी के कारीगरों की क्या भूमिका रही है? काशी के कारीगरों ने इसको, मतलब जैसे मैंने बताया गुलाबी रंग इन्होंने नाम दिया, इसका जीआई भी हो चुका है। लेकिन ये जब ये इसके रॉ मटेरियल मतलब चांदी और सोने के दाम बढ़े हैं, तब तक जो है इसके उस पर असर देखने को मिला है।
और लेकिन जो पुराने लोग कर आए हैं, मतलब कर आए हैं जो काम, तो वो कभी छोड़ते नहीं थे। उनकी मतलब जो भी इसके कारीगर हैं उनकी आत्मा में बसा ये काम। जैसे मैं भी इस काम को छोड़ के एक बार जाना चाहता था कि चांद करीब 2010-12 के आसपास की बात है, उसमें जैसे आर्ट सिल्वर रेट 1000 के आसपास 1 लाख के आसपास पहुंच गया। उस समय 75,000 के आसपास जब पहुंचा था तो उस समय भी हम लोगों के क्राफ्ट से जैसे 250-300 कारीगर थे, तो वो निकल के करीब 30 रह गए थे, क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम किसी भी क्राफ्ट में ज़्यादा बढ़ जाएंगे या किसी ट्रेड में, तो उस पर असर पड़ना स्वाभाविक है। तो कोई जैसे चाय की दुकान, पान की दुकान या फिर रिक्शा चलाना, वैसे तो मैंने भी ऐसा कुछ सोचा था। फिर मुझे लगा कि अभी काफ़ी कुछ है, तो मैंने फिर से मतलब कुछ लोगों से मिला, संघर्ष किया, कुछ सेमिनार्स में गया इसके बारे में और जाना, तो मुझे लगा भी बहुत कुछ है इसको करने के लिए। तो फिर धीमे धीमे तो इसको रिकवर कर लिया है। महोदय, आपने इस पारंपरिक कला को किससे सीखा और आपकी प्रेरणा कौन रहे? मेरी माताजी मेरी प्रेरणा रही, उनसे ही मैंने सीखा है। और मैंने अपना पहला सृजन जो चंद्रमा होता है वो 10 साल में मतलब मैंने बनाया था, वो चांदी का, खुद से पहनने के लिए। अच्छा। मैं देखता था लोगों के गले में, तो मतलब मैंने खुद से बनाया था। और ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, लेकिन मेरे ननिहाल में ये काम अभी भी होता है, तो ये मेरी पारिवारिक परंपरा में हिस्सा है। तो माताजी से आप प्रभावित रहे। आज के दौर में इस कला से जुड़े लोगों की क्या स्थिति है, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। जो बहुत स्किल्ड कारीगर हैं वो तो बहुत अच्छे हैं कुछ, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी कुछ, जैसे आँख का काम ज़्यादा होता है, तो एक कुछ कारीगर ऐसे भी हैं जिनके ऊपर असर हुआ है आँख के, उसके जो है, जैसे इसमें एक जड़ाई की प्रक्रिया होती है और मीनाकारी की, तो उसमें बहुत ज़्यादा आँख का काम होता है। तो एक टाइम के बाद उनका वो आँख काम नहीं करता, मतलब नज़र उनकी काम नहीं करती उतना जो, तो फिर उनके लिए कुछ दिक्कत होती है। और तो फिर ठीक है सर। तो ये आँख की समस्या के लिए फिर कोई आप राय देना चाहेंगे? जैसे कि इसके लिए जैसे एक रूटीन तय होता है। पहले के कारीगर थे जो, तो एक रूटीन मतलब वो करते थे। उनका एक था कि सुबह जल्दी उठ के या फिर सनलाइट में काम करना, लेकिन ये पूरी तरह बंद कमरे में ही करने वाला काम है। इसका एक मीनाकारी वाला स्टेप होता है, और जो जड़ाई वाला स्टेप होता है इसमें काफ़ी लाइट्स की आवश्यकता होती है। तो एक बैठने का तरीका होता है, एक वो प्रभावित करता है हमारे बॉडी को। और अगर हम लगातार किसी चीज़ को जो है करते रहें लगातार जो है नज़र में, तो उस पर भी असर पड़ता है। तो बीच बीच में हम लोगों को ब्रेक लेना चाहिए। निफ्ट से आर्टिजन अवेयरनेस प्रोग्राम भी हुए थे, तो उसमें भी बताया गया था कि अगर आप बैठते बैठते जो है लगातार बैठते हैं तो कुछ बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। जैसे हर 1 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें और अपने आँखों को आराम थोड़ा सा दें, और अपने आप को माइंड, तो आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। महोदय, सरकार या अन्य संस्थाओं की ओर से इस कला को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सरकार की तरफ से काफी प्रयास किए गए हैं। जैसा मैंने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इसके ब्रांड एम्बेसडर एक तरह से बोला जा सके तो ये है। और राज्य सरकार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी शामिल किया है। तो सरकार की तरफ से काफी योजनाएं मिलती हैं, जैसे फ्री टूल किट होते हैं, फ्री ट्रेनिंग, मतलब उनको किसी आर्टिजन को प्रशिक्षण फ्री मिल सकता है, टूल किट उनको फ्री दिए जाते हैं, कोलेटरल फ्री लोन भी दिए जाते हैं जी। और मुझे लगता है कि इतना बहुत है करने के लिए। महोदय, गुलाबी मीनाकारी क्या हमारी परंपरा में भी शामिल है? हाँ, किसी भी शिल्प को संरक्षित करने के लिए अगर वो संरक्षित है तो हमारी परंपरा में शामिल है, तभी वो संरक्षित रह सकता है जी। हम लोगों के धर्म में आप देखेंगे किसी भी कोई भी व्यवसाय या कुछ भी चलता है तो हम लोगों के धर्म से संबंधित होता है। जैसे आप देखते हैं दीपावली पे जो दिए बिकते हैं, या फिर लक्ष्मी गणेश जी, या फिर नए कपड़े होते हैं, होली पे पिचकारी होती है, रंग होते हैं, अन्य त्योहारों पे जो भी उनसे होता है तो हमारे धर्म से संबंधित होता है और हमारे फेस्टिवल से होता है या हमारी परंपरा में भी शामिल होता है। वैसे ही गुलाबी मीनाकारी में पहले के लोग जो अपनी बेटियों को गहने देते थे जी, तो उनमें वो रंग लगा के देते थे, ताकि वो, जैसे आप देखते हैं कि किसी गांव से अगर कोई बिलोंग करता है तो उनसे अगर पूछेंगे तो वो एक जो भी संबंधी को अपने कपड़े देते हैं या फिर ब्राह्मण को कुछ कपड़े देते हैं तो उसमें वो कलर या हल्दी लगा देते थे। इसका अर्थ होता था कि वो शुभ हो गया है। तो वो जो सोने के गहने होते थे तो उसमें वो कलर लगा के देते थे। लेकिन जब उनको मीनाकारी
के बारे में पता चला कि मीनाकारी भी एक ऐसी मतलब कला है जिससे वो रंग अस्थायी हो सकते हैं, उनकी खुशियां अस्थायी हो सकती हैं। तो वो कुंदन ज्वेलरी भी गुलाबी मीनाकारी का ही एक पार्ट होता है। तो उसमें आप देखेंगे आगे रत्न होता है और पीछे कलर होते हैं, रंग होते हैं। तो एक तरह से वो हम लोग जैसे दीपावली पे लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ करते हैं, वैसे ये शुभ और लाभ होता है। तो आगे जो रत्न होते हैं, डायमंड उसमें होते हैं, वो रत्न लक्ष्मी जी का प्रतीक होते हैं, पीछे रंग होते हैं शुभ और गणेश जी का प्रतीक माने जाते हैं। और ये रंग जो है जैसे अपने बेटियों को कोई गहने देता था उस समय, तो राजा महाराजा या फिर धनाढ्य जो भी होते थे तो अपने बेटियों को जो गहने देते थे उसमें कुंदन मीनाकारी और गुलाबी मीनाकारी पहले होती थी, तो वो शुभ हो जाता था, ये मान के देते थे। इस तरह से वो हमारी परंपरा में भी शामिल है। महोदय, नई पीढ़ी को इस कला में कैसे जोड़ा जा सकता है, आपकी इस पर क्या राय है? इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी तो सभी के लिए संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बहुत सारी हमारे जैसे भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, तो ये बहुत सारी कला हमारे भारत में है जो अभी न के बराबर है या बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए, गुलाबी मीनाकारी को बढ़ाने के लिए इसको पाठ्यक्रम में अगर शामिल कर दिया जाए, इसके बारे में जितना लोग जानेंगे, जितना प्रचार होगा और जितना स्टूडेंट जानेंगे, छात्र इसको, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान जो होते हैं एक गुलाबी मीनाकारी का एक चैप्टर होना चाहिए जिससे वो जान सके इसके बारे में और प्रैक्टिकल भी कर सके, ऐसा कुछ व्यवस्था होना चाहिए। महोदय, आप गुलाबी मीनाकारी को अगले 10 वर्षों में कहाँ देखते हैं? जैसा मैंने बताया कि पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, तो पाठ्यक्रम में अगर शामिल हो गया ये, तो ये 10 साल में कम से कम 100 टाइम्स बढ़ सकता है। और इसको अगर हम लोग अन्य देशों से जैसे टक्कर लेना है, एक बार जैसे चाइना की राखियां, लोग जैसे 50 रुपए की भी चाइना की राखियां थी, तो 5 रुपए की भी चाइना की राखियां थी, तो 50 रुपए का वो इंडिया की राखियां थी, फूल से बनी, लोग वो फूल से बनी हुई राखियां ले रहे थे और चाइना की राखियां को ठुकरा रहे थे। तो उस समय मुझे ख्याल आया कि मतलब मैं अगर इसको अपने गुलाबी मीनाकारी में बनाऊं तो कैसा लगेगा। मतलब मैंने वो प्रयोग करके देखा और वो प्रयोग काफी हिट रहा। चौथे और 5वें साल तक पहुंचते, चौथे 5 साल तक पहुंचते पहुंचते ये 5वां साल आएगा। और हमेशा मैंने कुछ नए प्रयोग किए हैं जिसमें से वो बहुत हिट रहे हैं और आज हमारी राखियां विदेशों तक जाती हैं। तो हम लोगों को लगातार अब बढ़ाने के लिए इसको जो है नित नए प्रयोग करने चाहिए। महोदय, मेरा आपसे अगला प्रश्न रहेगा कि काशी में तो आप गुलाबी मीनाकारी के लिए अपनी सेवा दे ही रहे हैं, क्या आप विदेश में भी इसके वजह से बाहर भ्रमण करने गए, और अगर गए तो कैसा अनुभव रहा, दर्शकों को बताने की कृपा करें। 2015 में इस कला का प्रदर्शन करने के लिए मुझे भारत सरकार की तरफ से भेजा गया था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में जी, अक्टूबर 2015 में। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही लोगों ने पसंद किया। इसके बाद 2018 में सऊदी अरेबिया, रियाद में एक जेनेद्रिया फेस्टिवल होता है, तो वो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है जेनेद्रिया फेस्टिवल। वो अभी 21 डेज तक लगातार चलता है। उसमें आसपास के जितने कंट्रीज के लोग होते हैं वो भी आते हैं और वहाँ पे एक अनुभव मेरा मतलब अजीब सा, मतलब बहुत गर्व करने वाला अनुभव है अपने भारत देश पे, कि इंडिया का झंडा देख देख के तो दूर से आते थे वहाँ पे। जो एक बार मैंने भीड़ देखी थी कि बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है, पैवेलियन के बाहर, इंडियन हर एक कंट्री का एक पैवेलियन था, तो इंडिया के पैवेलियन के बाहर जो भीड़ लगी थी इंडिया की संस्कृति, इंडिया की कला को देखने के लिए जी, वो करीब 5 लाख की भीड़ थी। तो मुझे काफी गर्व की अनुभूति हुई। और इसके बाद मैं दुबई एक्सपो 2020 में 2022 में, मार्च 2022 में गया था। वहाँ 194 कंट्रीज के सामने मैंने अपने क्राफ्ट का, अपने शिल्प का प्रदर्शन किया, अपनी कला का प्रदर्शन किया। और मैंने यहाँ भारत सरकार और अपने राज्य सरकार की योजनाओं के विषय में भी बताया मैंने। और इस कला को जान के लोग अभी आज भी विदेशों से ऑर्डर आते हैं लोग, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडियन NRI जो भाई बहन है वो अपने राखियां जो है यहाँ की जरूर मंगवाते हैं, काशी गुलाबी मीनाकारी की राखियां जरूर मंगवाते हैं और लगातार वो कुछ न कुछ जो है मंगवाते रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, वो अपने देश की मिट्टी की खुशबू हमारे शिल्प में उसकी सुगंध उनको मिलती है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।
महोदय, मैं चाहूंगा कि बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे और आप काशी के लिए जो सेवा दे रहे हैं आगे भी देते रहें। धन्यवाद। महोदय, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि क्या इस कला में महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं? 2010-12 के आसपास की बात है, जब ये कला करीब करीब खत्म होने के कगार पे थी। जिस समय पुरुष काफी छोड़ चुके थे, क्योंकि उनको काफी कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस क्राफ्ट में, उनकी जीविका चलने की बारी थी। लेकिन महिलाएं थी कि वो कुछ भी पैसों के लिए, जैसे वो सोचती थी कि 100-200 रुपए भी पर डे मिल जाए तो हम ये काम सीख के कर सकते थे। इवन महिलाएं कुछ काम करती भी थी, लेकिन वो कुछ हद तक इसको बहुत लिमिट तक करती थी, जैसे मीना पीसना, मीना थोड़ा सा कर देना, बस इतना था। ये पूरी तरह पारंगत वो नहीं थी। तो कुछ सरकार की योजनाएं थी, कुछ निःशुल्क, जैसे मैंने बुला के लोगों को सिखाना शुरू किया और उनको पारंगत करना शुरू किया। इस तरह से मैंने करीब 500+ महिलाओं को ट्रेनिंग दी और आज वो घर पे काम करती हैं, अपने बच्चों का सब काम करके बच्चों के फीस में भी सहायता मिल जाती है, उनको घर के काम में भी सहायता मिल जाती है। कुछ एक बेटिया है शालिनी यादव, उसको भी स्टेट अवार्ड में मिला इस साल। अच्छा। तो उसने अपने दीदी की शादी के लिए पूरा पैसा जो है इकट्ठा किया था और अपने पिता के काम में भी हाथ बटाती है, उनके पिता के उसमें भी सहायता करती है। तो इस तरह से आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण के लिए ये इस क्राफ्ट में बहुत कुछ काम हुआ है। महोदय, काशी में आपका अनुभव कैसा रहा, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। काशी तो हमारा जीवन है। यहाँ की गंगा, यहाँ के क्राफ्ट, यहाँ का शिल्प और यहाँ बनारस तो अपने आप में जीवंत है। महादेव की नगरी काशी है, उससे बढ़ के क्या है, तीनों लोगों से न्यारी। जिस तरीके से आपने काशी में रह करके गुलाबी मीनाकारी के लिए सेवा दे रहे हैं, उसके लिए आप महोदय निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। और आपके पास समय का इतना अभाव रहता है, लेकिन मेरे एक बार कहने मात्र से आप पॉडकास्ट के लिए जो आप अपना बहुमूल्य मुझे समय दिए, उसके लिए मैं एक बार आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ।